चलो, पादप उत्तक के बारे में पढ़ लिए पिछले क्लास में, जाइलम फ्लोएम। अब इसमें है कि जंतु उत्तक पढ़ना है। जंतु उत्तक पढ़ना सबसे जानना है कि हमें उत्तक होता है क्या। तो उत्तक किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अब ये इसका खोज किसने, कब, क्या, कैसे, कैसा बता दिया शुरू में ही, इसलिए अभी बस इसमें जंतु पर जंतु के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, बाकी ठीक से पीछे ही बता दिए। उत्तक हो गया क्या? समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिका का समूह। उसके बाद उत्तक का खोज किसने किया? जंतु में। जंतु में उत्तक का खोज। जंतु में उत्तक का खोज किसने किया? जेवियर रिचर्ड। कहीं पर कोई बाइकट पढ़ा जाता है या बाइकट पढ़ा जाता है। कब किए थे उन्होंने? 1801 में। 1801 में जंतु में। और पादप में किन्होंने किए थे? पादप में इन्होंने किए थे 1682 में। और क्या उत्तक हो गया? जंतु पादप। अगर पूछा जाए, और एक होता है उत्तक यानी सूक्ष्म उत्तक का संरचना, मतलब उत्तक का छोटा मतलब पूरा विस्तार से संरचना का अध्ययन किसने किया था? देख सकते सूक्ष्म उत्तक संरचना। सूक्ष्म उत्तक का संरचना बोलना ना है प्रिंस आगे, ठीक। सूक्ष्म उत्तक का संरचना क्या मतलब? छोटी उत्तक का संरचना नहीं, उत्तक के छोटी छोटी संरचना के बारे में पूरा जो विस्तार से अध्ययन किया वो कौन थे? मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी के थे। सूक्ष्म उत्तक का संरचना मतलब समझ गया ना? उत्तक जैसे कि देखो इन्होंने जितना इनके टाइम में वैसा क्या था, मतलब वो उतना विस्तार से नहीं किए थे, बस शॉर्ट में बताया कि इसका संरचना इससे होता है, ये होता है, ये जो होता है मार्सेलो मेलपिगी ने पूरा क्या क्या विस्तार से पूरा मतलब सीधा बोलो इसके इनके टाइम में उतना क्या था कि सूक्ष्मदर्शी जो था उतना पावर उसमें नहीं था, और इनके टाइम में जो सूक्ष्मदर्शी था उसमें क्या क्या एकदम विस्तार से छोटी संरचना का इसके संरचना का देखा, इसलिए क्या बोलता है सूक्ष्म उत्तक के सूक्ष्म संरचना के बारे में किसने बताया? मार्सेलो मेलपिगी। इसे बोलता है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना मतलब उत्तक का आंतरिक संरचना विस्तार से किसने किया? मार्सेलो मेलपिगी ने। अगर सिंपल पूछो जंतु उत्तक विज्ञान का पिता क्या बोलोगे? बाइचट। पादप उत्तक विज्ञान का पिता क्या बोलोगे? नेहेमिया। और सूक्ष्म उत्तक के सूक्ष्म संरचना का मतलब उत्तक या सूक्ष्म उत्तक संरचना का विज्ञान किसे बोलोगे? मार्सेलो मेलपिगी को। अब अगर तुमको सिंपल में ये सब अलग लगा, डायरेक्ट अगर पूछ दे कि उत्तक का जनक किसे कहते हैं, उत्तक का खोज किसने किया, सिंपल उत्तक का जनक किसे कहते हैं, तो इस तीनों में किनका नाम लोगे? बाइचट का लेना है। अगर सिंपल पूछे, सिंपल की जंतु ने सिंपल पूछे उत्तक का खोज किसका नाम लेना है? बाइचट। उत्तक के खोज में यानी उत्तक का जनक में दोनों का नाम आता है, इनका भी नाम आता है, इनका भी नाम आता है। अगर जब इससे अलग अलग नाम ले तो डायरेक्ट पता चल जाएगा किसका। अगर सिंपल डायरेक्ट पूछ दे क्या उत्तक विज्ञान का जनक, तो उत्तक का जनक क्या बोलोगे? बाइचट। लेकिन इनका भी नाम आता है। जब ऑप्शन में ये नहीं रहे तब इनमें मारना है, अगर ऑप्शन में वो रहे ये भी रहे तो उसमें ही मारना है। समझ में आ गया ना? अब उत्तक पढ़ने तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी उत्तक जब हम इस चैप्टर में उत्तक के विभिन्न प्रकार सब के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तक का अध्ययन कहलाता क्या है? उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन। उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान
औतकी औतकिया हिस्टोलॉजी। अब ये जो हिस्टोलॉजी जो शब्द दिया, अगर पूछा जाए हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया तो क्या बोलोगे? मेयर, कार्ल मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का जनक पूछ दिया, हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी का जनक है हिस्टोलॉजी शब्द। हिस्टोलॉजी शब्द का जनक पूछे हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, क्या बोलोगे? कार्ल मेयर। कब दिया था? 1819 में। कार्ल मेयर 1819। इतना हो गया। अब हमको जब उत्तक के बारे में पढ़ना है, यानी उत्तक का निर्माण हमारे शरीर में होता कब है? क्या जब हमारा जन्म हो जाता है क्या तब उत्तक का निर्माण होना शुरू हो जाता है? यानी जब हम गर्भ में होते तब उसमें जब हमारे शरीर का निर्माण होता है उसी टाइम क्या होता है? उत्तक का निर्माण। यानी पहले कोशिका से उत्तक बनेगा तभी न उत्तक से तुम्हारा शरीर बनेगा। पहले कोशिका से उत्तक बना, फिर उत्तक आपस में मिलेगा तो अंग बनेगा, अंग आपस में मिलेगा तंत्र बोलो या अंग तंत्र, फिर वह आपस में मिलेगा शरीर बोलो या जीव बोलो। यानी गर्भ अवस्था में जब हमारे शरीर का निर्माण होता है उसी टाइम क्या होता है कि उत्तक का निर्माण। उस टाइम जो उत्तक यानी किससे निर्माण होता है, इसलिए उसको बोलते क्या? जनन जन्म स्तर कितने होते हैं? क्या होता है? अगर पूछा जाए जनन जन्म स्तर कितने होते हैं, जन्म स्तर कितने होते हैं? जनन जन्म स्तर कितने होते हैं? 3। अब पहले तीनों के नाम लिखाते तब फिर समझाते जनन जन्म स्तर का मतलब है कि जनन जन्म स्तर कितने होते हैं। एक हो गया तुम्हारा ये मायोकार्डियम, एक एंडोकार्डियम और शुरू वाला क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या? एपी एपिकार्डियम। नहीं, ये एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये क्या है? एक्टोडर्म। जनन जन्म स्तर कितने हैं? 3। एक हो गया एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और हो गया दूसरा मीजोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। जनन जन्म स्तर कितने होते हैं? 3। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंड। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा जनन जन्म स्तर का मतलब है क्या? यानी जब हमारे शरीर का निर्माण होता है कब? जनन के बाद होता है। इसलिए नहीं, पहले हमारे शरीर का जो निर्माण होता है इसी सबसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। हमारे पूरे शरीर जो बना होता है मुख्य रूप से किस जन्म स्तर से? इसी से। और ये कब बनता है? यानी भ्रूण अवस्था में। जब क्या होता है कि शिशु क्या होता है कि माँ के गर्भ में होता है भ्रूण अवस्था में, उसी समय क्या होता है ये सब जन्म स्तर अलग अलग अंग का क्या करता है? निर्माण करता है। तुम्हारा जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडो, यानी हमारा पूरा शरीर जो बना हुआ है कितने जन्म स्तर से? 3 जन्म स्तर से। अब 3 में कौन किस जन्म स्तर से मिलकर बना वो पढ़ेंगे। बस अभी क्या हो गया? जनन जन्म स्तर कितने होता है? वो 3। अब हमको उत्तक पढ़ना है। अब हम उत्तक ही पढ़ेंगे कि कौन सा उत्तक किस जनन जन्म स्तर से बना होता है। अगर हम जंतु में पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमको जानना जंतु में उत्तक होते कितने प्रकार के। अगर पूछा जंतु में उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। जंतु उत्तक के क्या 4 प्रकार? जंतु उत्तक के 4 प्रकार। नंबर 1 में हो गया उपकला उत्तक, उपकला उत्तक है ऐसे क्या बोलते हैं? एपिथेलियल उत्तक है, एपिथेलियम उत्तक। दूसरा हो गया संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हो कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो गया
पेशी उत्तक, पेशी उत्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हो मसल्स टिश्यू। अब चौथा हो गया तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, इसको बोलते हो नर्वस टिश्यू। अब ये देखो यानी हमारे शरीर का जो पूरे शरीर का निर्माण क्या होता है, मुख्य रूप से क्या इसी चार उत्तक से मिलकर बनाते हैं। अब इस चारों उत्तक में कौन सा जो भाग है, कौन सी कोशिका किस जर्म स्तर से मिलकर बना होता है वो जानना है। तो हमको सबसे पहले उपकला उत्तक किस जर्म स्तर से, इस तीनों जर्म स्तर से मिलकर बना होता है। चलो इसके लिए शॉर्ट में ई यूज करेंगे, वो एंडोडर्म में किसका यूज करेंगे, इससे शॉर्ट में लिखेंगे इसको एम, इसको ए ले लेते हैं, ई उसको ई एन तब यही बड़ा ना हो, चलो कोई बात, इसको ई लेते हैं और इसको ई एन, यानी शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा तो लिखना जरूरी है नहीं। जहां पर एक्टोडर्म होगा वहां पर ई देंगे, मीजोडर्म एम, एंडोडर्म ई एन। यानी उपकला उत्तक जो बनाते हैं तीनों से मिलकर बनाते, किससे, तीनों से, यानी एक्टोडर्म प्लस सीधा एक्टोडर्म लिखो, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, इस तीनों से मिलकर बनाते हैं कौन, उपकला उत्तक। यानी हमारे शरीर में जो जहां जहां उपकला उत्तक पाए जाते हैं वह कितने किस किस से मिलकर बनाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब ये संयोजी उत्तक और ये पेशी उत्तक, ये दोनों बनाते किससे, मीजोडर्म से। अब पूछा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक किस जनन जर्म स्तर से बने होते, क्या बोलोगे, मीजोडर्म, मीजोडर्म। और पूछा जाएगा कि तंत्रिका उत्तक किस जनन जर्म स्तर से बने होते, क्या बोलोगे, एंडोडर्म। यानी हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है किससे, इसी तीन जनन जर्म स्तर से। अब पढ़ते हैं उपकला उत्तक में कौन सा भाग एक्टोडर्म से बनाता है, कौन मीजो, यानी इस सब के बारे में पहले देखो चार प्रकार हुआ, इस चारों के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद अगले क्लास में उपकला उत्तक के बारे में विस्तार से, फिर उसका प्रकार कितना पूरा प्रकार, अभी बस हमको पढ़ने चारों अभी पढ़ लेते। उपकला क्या होता है, संयोजी क्या होता है, पेशी एवं तंत्रिका, यानी किसका कौन सा भाग किस जनन जर्म स्तर से बना होता है। इसको मिटाएं कि अभी रहने दें, मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं नीचे में। अब ये क्या, उपकला उत्तक एंडो मीजो और एक्टो, मीजो और एंडो तीनों से बना होता है। अब देखते हैं उपकला का कौन सा भाग एंडोडर्म से बना था। उपकला उत्तक देखेंगे, नंबर 1 दे देते हैं, उपकला उत्तक का कौन सा भाग एक्टोडर्म से बना था, चलो लिखते हैं एक्टोडर्म, दिख रहा है, यानी उपकला उत्तक का कौन सा भाग क्या होता है, एक्टोडर्म से बना होता है। सबसे पहले हमारा जो त्वचा है, ये त्वचा क्या है, और त्वचा के नीचे तुम्हारा क्या था, एपिडर्मिस होता है। वो एपिडर्मिस किस जनन जर्म स्तर से निर्मित होता है, इसलिए एक्टोडर्म से ही होता है। यानी एपिडर्मिस का जो निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से। अगर हम अभी जनन जर्म स्तर पर क्या बोलेंगे, त्वचा में जो पाए कौन सा जनन जर्म स्तर, एक्टोडर्म। या त्वचा किस जनन जर्म स्तर से बना होता है, और इसी एक्टोडर्म से क्या बनता है, एपिडर्मिस बनता है। तो लिख देते हैं क्या होता है, त्वचा में ये जो हमारा त्वचा है, त्वचा किस जनन जर्म स्तर से बना है, एक्टोडर्म से। और हमारे आहार नाल का भाग क्या होता है, आहार नाल का भाग, आहार नाल में कौन, तो मुख हो गया, मुख से कठोर तालु, कठोर तालु का भाग,
चलो, मुख से कठोर तालु का जो भाग होता है, कठोर तालु, वो किससे बना होता है? एक्टोडर्म से। अब ये मुख तालु, मुख तो समझ गया, यानी हमारे जो मुख है वह, और हो गया कठोर तालु, किससे बना होता है? एक्टोडर्म से। अब एक्टोडर्म, ये कठोर तालु क्या, वो भी समझना है। हम जीभ देखते हैं, जीभ, जीभ को जस्ट ऊपर, अगर ऐसे है ना, इसको जस्ट ऊपर करके अगर बल लगाते हैं, देखेंगे जो ऊपर वाला सतह है उस पर तुम अगर जस्ट ऊपर करके बल लगाए तो वो दबेगा नहीं, वो नहीं दबता है। कोशिश करो एक बार, जो नहीं दबता वही क्या है? कठोर तालु। अब फिर तुम क्या करो, जीभ ऐसे जस्ट ऊपर, थोड़ा जीभ को पीछे ले जाओ, किधर? जीभ को उल्टा के पीछे की ओर, फिर बल लगा, देखना हो पीछे की ओर क्या होगा? दबेगा। यानी तालु के दो भाग होते हैं, एक कठोर तालु, एक अति कोमल तालु। जस्ट जब तुम जीभ को ऊपर करेगा, वहां बल लगाएगा, ऊपर की ओर धक्का देगा तो वो नहीं दबेगा, वो क्या है? कठोर तालु। और अगर जीभ को थोड़ा पीछे करके अगर फिर बल लगाएगा, यानी कोनों में यहाँ पर थोड़ा, तो क्या होगा? दबेगा, उसको क्या बोलते हैं? कोमल तालु। यानी तुम्हारा एक्टोडर्म किससे बना? एक्टोडर्म से कौन कौन बनता है? मुख एवं कठोर तालु। और इसमें क्या होता है? आहार नाल का हो गया, और तुम्हारा मुख से कठोर तालु, और गुदा नलिका से गुदा, ये तुम्हारा किससे बना होता है? यानी ये दोनों क्या है? आहार नाल का भाग है ना? आहार नाल का भाग है कि नहीं? लिख सकते हैं ना आहार नाल का भाग। अगर तुमको सिंपल पूछा जाए आहार नाल किस उत्तक का उदाहरण है, क्या बोलेगे? अरे उत्तक पूछे हैं, उपकला उत्तक। अगर पूछा जाए आहार नाल किस जनन जन्म स्तर से बना होता है? नहीं, एक्टोडर्म आहार नाल ये पूरे थोड़े ना है। आहार नाल का भाग, आहार नाल हमारे शरीर का मुख से लेकर गुदा तक ना, लेकिन मुख से कठोर तालु और गुदा नलिका से गुदा, सिर्फ इतना ही आहार तुम्हारा एक्टोडर्म का बना होता है। अगर पूछे किस जनन जन्म स्तर, तो उसमें भाग का नाम बोलना पड़ेगा। जैसे मुख और कठोर तालु किस जनन जन्म स्तर से बनाते, तो बोलोगे एक्टोडर्म। आहार नाल ऐसे पूछा ही नहीं जाएगा। आहार नाल पूछा जाएगा तो या तो एक्टोडर्म ऑप्शन में होगा या तो मीजोडर्म, दोनों ऑप्शन में कोई एक नहीं होगा। चलो, एक्टोडर्म से इतना मतलब, उसके बाद क्या होता है? मीजोडर्म में। चलो, तुम्हारा क्या है? दो मीजोडर्म, एपिडर्मिस। सीधा सिंपल है कि जैसे त्वचा है ना, त्वचा के नीचे क्या होता है? एपिडर्मिस। वो एपिडर्मिस किससे बना होता है? इसी एक्टोडर्म से बना होता है। लेकिन अभी पूछ रहा है कि हमारे शरीर के ना, तो सीधा बोलना त्वचा में क्या होता है? कौन सा जनन जन्म स्तर? एक्टोडर्म। यानी अब ये हो गया। अब उसके बाद कौन है? मीजोडर्म। अच्छा, ये किस उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं? उपकला उत्तक के। यानी आहार नाल किस उत्तक का भाग है? उपकला उत्तक। त्वचा भी किस उत्तक का उदाहरण है? उपकला उत्तक। अब है मीजोडर्म। अब देखेंगे कि उपकला उत्तक का कौन सा भाग किससे बना होता है? मीजोडर्म से बना होता है। इसमें तुम्हारा पहला आ जाता है क्या? वो रक्त नलिका का अस्तर, आवरण। चलो, आवरण और अस्तर का मतलब पहले बताते हैं। आवरण क्या होता है और अस्तर क्या होता है? क्या ये वाला अस्तर होगा? ये अस्तर नहीं, यहाँ पर क्या लगेगा? ओ। इस ओ का मतलब ये नहीं समझना अस्तर का उल्टा समझ। आवरण का मतलब जैसे मान लो ये कोई संरचना है, ठीक है ना, इसको अगर बाहर से कोई घेरे हुए हैं, चलो ये इसको मान लो ये बाहर से क्या हुआ है? घेरे हुए हैं। ये हुआ इस संरचना का क्या हुआ? ये आवरण हुआ, जो बाहर से उसको क्या करता है? घेरता है एवं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर फिर इसी को कोई, पढ़ो ना भी वहां, अगर इसी को कोई आंतरिक क्या करे? अंदर से घेरे, अंदर से ये आवरण जैसा बने, तो उसको अस्तर बोला जाता है। अस्तर का स्पेलिंग ये होगा, ये वाला अस्तर मत लिखना। कौन सा अस्तर होगा? ये आवरण अस्तर, मतलब समझ गया ना? जैसे चलो, अगर यही है, अगर इसको हम बाहर से अगर घेरे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आवरण। इसी को अगर हम अंदर से घेरे तो उसको क्या बोलेंगे? अस्तर बोलेंगे। समझ में आ गया ना? रक्त नलिका का जो अस्तर होता है वो किस तक, किस मेजो, मतलब किस जर्म स्तर का बना होता है? मेजोडर्म। चलो, रक्त नलिका का अस्तर लिख सकते हो, रक्त नलिका का
अस्तर। रक्त नलिका का जो अस्तर था वो किससे बना होता है? मीजोडर्म से। चलो ये हो गया रक्त नलिका, चलो समझो यहाँ। और ये हो गया क्या? मीजोडर्म कुंची। हाँ ये अस्तर ना, ये है रक्त नलिका और ये अस्तर है ना रे, क्या? हाँ अंदर से नथी करेगा रे, तो हम बाहर से क्या? बाहर तो आवरण हो जाएगा ना। ये बोलते हैं कि मीजोडर्म रक्त नलिका का अस्तर करता है, तो अंदर से अस्तरीकरण अंदर से न होगा रे। अभी तुरंत बताया जब अगर बाहर से करेगा तो वो आवरण, वही अंदर से रहेगा तो वो अस्तर। ये है क्या? रक्त नलिका। तो इसका जो ये यहाँ है सतह, ये इस पर जो एक आवरण जैसा संरचना, उसको क्या बोला जाता है? अस्तर। यानी इस रक्त नलिका का जो अस्तर कर अस्तरीकरण करता है वो कौन सा ऊतक होता है? और इस अस्तर का नाम क्या होता है? एंडोथीलियम। बताए हैं? चलो यहाँ अगर तुमको होगा कंफ्यूजन, समझाते हैं। चलो अब तुमको यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या बोले, मीजोडर्म बोलेंगे या एंडोथीलियम बोलेंगे? पहले समझ लो। रक्त नलिका का क्या करता है? अस्तर। कौन करता है? मीजोडर्म। अस्तर मतलब क्या होगा? अंदर से क्या करेगा? आवरण का कार्य करेगा, तो उसको आवरण नहीं, क्या बोलेंगे? अस्तर। और जो ये पूरी तरह जो संरचना बनता है वो क्या कहलाता है? एंडोथीलियम। चलो उसको समझाने के लिए तुम्हारा, चलो जैसे कभी तुम्हारा, जैसे कि अपना घर समझे तो बत्ती वाला ठाठ होता है ना, अगर वो तुमको अगर उससे उस ठाठ से एक बत्ती को निकालोगे तो उसको क्या ठाठ बोलोगे? क्या बोलोगे? बत्ती। यानी बहुत सारा बत्ती आपस में जुट जुट के क्या बनता है? ठाठ बनता है ना। क्या उस तुम बहुत सारे, चलो ये तुम्हारा, चलो इसको क्या बोलोगे? मानो ठाठ है ये जो घर से मिला, तो इसको क्या ठाठ बोलते हो? क्या इससे हम एक बत्ती निकाल लिए, क्या उस बत्ती को तुम ठाठ बोलोगे? या इस ठाठ को बत्ती बोल सकते हो? नहीं बोलोगे। वही है इसमें एक बत्ती, यहाँ एक बत्ती को मान लो मीजोडर्म है। क्या है? मीजोडर्म। अब यही बत्ती आपस में जुट जुट कर जो संरचना का निर्माण करता है वो क्या ठाठ बन जाता है? अब इसको यहाँ क्या बोलोगे? एंडोथीलियम। आया समझ में? एंडोथीलियम। यानी ये बना किससे होता है? मीजोडर्म से। और ये जो पूरा अस्तर बना, इस अस्तर का नाम क्या है? एंडोथीलियम। अगर पूछेगा एंडोथीलियम क्या, क्या बोलोगे? कि वह उपकला उत्तक, रुक जाओ, वह उपकला उत्तक, वह उपकला उत्तक जो रक्त नलिका का अस्तर करता है, या अस्तर का निर्माण करता है। वो जो अस्तर होता है रक्त नलिका का अस्तर, क्या होता है? वो एंडोथीलियम। वो किस जनन जन्म स्तर से बना होता है? मीजोडर्म। आ गया ना समझ में? ये तुम्हारा इसमें हो गया एंडोथीलियम। और तुम्हारा अब तीसरा क्या बचा? एंडोडर्म ना। पढ़ो न बैठ के, वहां भी काहे छटपट कर रहे हो? पढ़ो न, तब तक बुलाएंगे तब तक पढ़ो बैठ के। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? एंडोडर्म ना। एंडोडर्म क्या है? एंडोडर्म। अब एंडोडर्म देखो, इसका जो बचा भाग वो किस में जाएगा? एंडोडर्म में जाएगा। यानी कि देखो आहार नाल हमारा शुरू कहाँ से होता है? मुख से शुरू और खत्म गुदा पर। तो ये तुम्हारा क्या होगा? मुख और कठोर तालु को छोड़कर, और यानी इसको छोड़कर जो बचा सब किस में आएगा? एंडोडर्म में आएगा। यानी एंडोडर्म किससे बना होगा? यानी एंडोडर्म से जो है कौन कौन बना होगा? तो चलो मुख और कठोर तालु छोड़ो, शुरू कौन सा? मुलायम तालु से होगा शुरू। कोमल तालु उसी को बोलते हो, मुलायम बोलो या कोमल। कोमल तालु से लेकर छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के 3 भाग, और लास्ट में क्या था? बड़ी आंत का भाग यानी तुम्हारा मलाशय या रेक्टम बोलते हो। रेक्टम तक का भाग क्या कहलाएगा? किस जनन जन्म स्तर से बनेगा? मलाशय। यानी इसमें तुम्हारा सब आ गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी यानी ग्रहणी, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये सब आ गया तुम्हारा। यानी अमाशय वो सब भी किस में? इसी में आ गया ना, जो तुम्हारा आहार नाल का भाग है। समझ में आ गया? इतना ही है इसमें, और तो कुछ ना है।
लगभग यहाँ खत्म। ये तुम्हारा एंडोडर्म यानी उपकला ऊतक, समझ में आ गया ना। यानी उपकला ऊतक इस तीनों से बना होता है। कौन सा भाग क्या क्या बनाते हैं, त्वचा कौन सा ऊतक है, उपकला ऊतक। आहार नाल कौन सा ऊतक है, उपकला ऊतक। समझ में आ गया ना। अगर पूछे आहार नाल का कठोर तालु किस जनन जन्म स्तर से बने होते, क्या बोलोगे, एक्टोडर्म। समझ में आ गया ना। तो अब पढ़ते हैं संयोजी ऊतक के बारे में, फिर इसके बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अभी बस शॉर्ट में थोड़ा किस जनन जन्म स्तर से कौन बना। दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक। अच्छा, अगर उपकला ऊतक का कार्य पूछे तो चलो कार्य भी आप, इतना बना होता है ना, उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है। इसका कार्य क्या होता है, विसरण, स्त्रवण एवं, ये स्त्रवण एवं, नहीं रुक जाओ, स्त्रावण वही हो गया, एवं अवशोषण। विसरण, क्या हो गया, स्त्रवण या श्रावण जिसको बोलते हो, स्त्रवण एवं अवशोषण का कार्य करते हैं। अब ये भी समझाना कि चलो इसको वैसे बाद में समझेबन करेंगे, अभी बस में समझा। जैसे कि स्त्रवण में तुम्हारा जो क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। जाओ निकलो, सब भेक ने बोल देना तुम जाने घर। अब स्त्रवण का कार्य कौन करता है, स्त्रवण का मतलब क्या हुआ, स्त्रवण का मतलब क्या हुआ, निकालना, यानी अपने से क्या करना, बाहर करना। बाहर करना क्या, खुद से निर्माण, यानी वैसे रस जिसका वो खुद से निर्माण कर रहा है एवं उसको निकाल रहा है, वो स्त्रवण होगा। जैसे कि अमाशय हो गया, अमाशय से तुम्हारा एंजाइम सब निकलता है ना। श्रावण, अवशोषण, जैसे छोटी आंत करता है ना अवशोषण, बड़ी आंत तुम्हारा जल का अवशोषण करता है ना। और ये तुम्हारा इसी तरह विसरण होगा, जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो ठीक से पढ़ लेंगे। अब दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक किस मतलब जनन जन्म स्तर से बने थे, मीजोडर्म। अब इसमें तो अलग अलग पढ़ना है ना, क्या कि अलग अलग कब पढ़ेंगे, जब इसका विस्तार करेंगे तब ना। उसमें तीनों था तो बताना पड़ा कौन सा किससे बना होता है। अब मीजोडर्म, जितना भी संयोजी ऊतक होगा किससे बनेगा, मीजोडर्म से बनेगा। और यह तुम्हारा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये तुम्हारा रक्त नलिका, रक्त नलिका। और इसमें याद रखना, वो जो उपकला ऊतक में होता है क्या, तो अंतर कोश के स्थान नहीं पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स की भी मात्रा क्या होता है, कम पाया जाता है। लेकिन संयोजी ऊतक में क्या होता है, अंतर कोश के स्थान भी पाया जाता है एवं अंतर कोश के पदार्थ भी पाया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर कोश के स्थान जो खाली स्थान, अंतर कोश के पदार्थ मतलब मैट्रिक्स, यानी उसमें जो तरल जेली जैसी संरचना, मैट्रिक्स जानते ना, आधात्री, उसी को बोला जाता है अंतर कोश के पदार्थ। यानी इसमें तुम्हारा उपकला में क्या, अंतर कोश के स्थान नहीं पाया जाता है, लेकिन संयोजी ऊतक में क्या, अंतर कोश के स्थान पाया जाता है एवं तुम्हारा अंतर कोश के पदार्थ भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो यह संयोजी ऊतक का उदाहरण जैसे रक्त नलिका, यानी मीजोडर्म कहाँ पाता है, रक्त नलिका हो गया, मुख्य रूप से लिखा रहा है रक्त नलिका। और तंत्रिका ऊतक के चारों ओर, तंत्रिका ऊतक के चारों ओर और तुम्हारा एक देखो रक्त नलिका हो गया, एक तंत्रिका ऊतक के चारों ओर, एक तुम्हारा और छूट रहा है रे, रक्त नलिका, तंत्रिका ऊतक, ये हाँ अस्थि मज्जा, एक तुम्हारा क्या होगा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अब ये समझाते हैं, देखो रक्त नलिका, ये तो समझ गए रक्त नलिका का स्तर किस मीजोडर्म से होता है, ये तो समझ में आ गया। और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। जब तक वहां मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा तो रक्त का निर्माण होगा किससे, रक्त का निर्माण होगा किससे, संयोजी ऊतक है तुम्हारा, क्या है, क्या रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। यानी अस्थि मज्जा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, मीजोडर्म, जिससे रक्त का निर्माण होता है। अब तुम्हारा बताइए तंत्रिका ऊतक के चारों ओर कैसे, जबकि यहाँ लेकर तंत्रिका ऊतक किससे बनाते हैं, एंडोडर्म से, पूरा एंडोडर्म से बना, लेकिन कुछ भाग होता है जो अपवाद में बोलते हैं, वो किससे बना होता है,
तंत्रिका उत्तक से। जैसे कि अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका। जैसे तार जानते हो ना, जैसे कि हमारे आसपास, जैसे हमारे घर में जैसे तुम तारे देखते हो, क्या बाहर से छूते तो उस तार में करंट लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि बाहर से उसका आवरण है, तो वो प्लास्टिक का कार्य, प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक या रबर जो हो, जिससे करंट देता है वो वास्तव में अंदर होता है ना, उसी तरह होता है इसमें तंत्रिका उत्तक। यानी मान लो जिससे करंट जा रहा है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका, कोशिका से मिलकर ही उत्तक बनेगा। और उसका जो आवरण कर रहा है, जो बाहर से उसको घेरे हुए हैं, वह क्या है, तंत्रिका उत्तक यानी मीजोडर्म है। नहीं समझे? समझ में आ गया ना? जैसे एक तार है, तार का जैसे चलो यही मान लो ये क्या है, तार है, चलो इसके अंदर से एक तार जाता है जिससे कि वास्तव में लाइन जाता है, और जो हम बाहर से काला देखते हैं, लाल सब जो, तो वो क्या होता है, उसका आवरण होता है। वही जो अंदर है वो तुम्हारा क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका, जो किससे बना होता है, मीजोडर्म से समझा। और इसमें जो बाहर जो इसका परत का कार्य कर रहा है, जो बाहर से वो नहीं, ये पूरा किससे बनाता है, एंडोडर्म से। और इसका जो बाहर ये जो आवरण का कार्य कर रहे हैं, तंत्रिका के उत्तक के चारों ओर, ये तुम्हारा तंत्रिका को इसके जो क्या है चारों ओर, किससे बनाता है, मीजोडर्म से। यानी समझो तार में जिससे बाहर से जो हम देखते हैं ना, वो आवरण, जिससे कि लाइन नहीं जाता, वास्तव में लाइन किससे जाता है, उसके अंदर जो तार होता है उससे। जो बाहर से हमको जो दिखता है वही किससे बनाते हैं, मीजोडर्म से बनाते हैं। और इसका उदाहरण, उदाहरण जैसे हो गया तुम्हारा क्या, अस्थि हो गया, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, उपास्थि हो गया, उसके बाद वसा हो गया, टेंडन हो गया जिसको कंडरा बोलते हो, एक कौन सी लिगामेंट हो गया जिसको स्नायु बोलते हो, एक क्या हो गया, रक्त हो गया, और एक लसिका हो गया। ये सब किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा नहीं, अस्थि मज्जा में जो पाए जाते हैं जिससे रक्त का निर्माण होता है वो किससे बनाते हैं, मीजोडर्म। अस्थि, उपास्थि, वसा, टेंडन, लिगामेंट, रक्त, लसिका, ये सब किससे बनाता है, मीजोडर्म से। और किस उत्तक का उदाहरण है, संयोजी उत्तक। और इसका अगर कार्य पूछे क्या बोलोगे? अच्छा वैसे भी इसको देखकर तुम बोल सकते कार्य क्या बोलोगे। अब देखो ये क्या करता है, दो भागों को आपस में जोड़ता है, और ये सब हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है कि नहीं। अस्थि उपास्थि मजबूती प्रदान, मजबूती कब रहेगा, जब हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा तभी नहीं। वसा क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण। यानी ये तीनों हमारे शरीर में क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। और ये दोनों एक से एक भाग को दूसरे से, ये टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, या मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। अस्थि का मतलब क्या है, हड्डी। उपास्थि भी क्या है, एक हड्डी है, लेकिन वैसा हड्डी जो कोमल होता है, जो मुलायम होता है। इसलिए उपास्थि के जगह पर तुम सिंपल रूप से मांसपेशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेंडन किसको कहते हैं, मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ना क्या कहलाता है, टेंडन। या बोल दो उपास्थि से उपास्थि को जोड़ना क्या कहलाता है, टेंडन। या ऐसे मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ता है एवं मांसपेशी से उपास्थि को जोड़ता है, वो भी क्या कहलाता है, टेंडन। लेकिन लिगामेंट क्या होता है, अस्थि से अस्थि को, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा। लेकिन टेंडन क्या करता है, मांसपेशी से मांसपेशी को भी जोड़ता है और मांसपेशी से हड्डी को भी जोड़ता है। यह अस्थि वही ना हुआ, वो टेंडन। लिगामेंट सिर्फ एक हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा, उसी हड्डी को बोलते तुम अस्थि, अस्थि से अस्थि को जोड़ेगा। तो इसका कार्य, और ये क्या करता है, ये दोनों परिवहन का कार्य इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब। और लसिका मुख्य रूप से वसा का परिवहन। यानी तुम संयोजी उत्तक का कार्य क्या लिखोगे, सहारा प्रदान करना, ये मजबूती जो सहारा प्रदान करना, एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ना, तथा परिवहन या परिसंचरण में सहायक होता है। कौन, संयोजी उत्तक। आगे न समझने, लिख लेना उधर। अब बचा के पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, इसको छोड़ दें अभी की, छोड़ के थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। ये मिटाए पूरे, अब चलो इसको रहने, तो इसको मिटाए ना, अब थोड़ा सा खत्म नहीं कर देंगे, छोड़ेंगे फिर दिक्कत है। अब तीसरा क्या है, पेशी उत्तक। तीसरा है पेशी उत्तक, पेशी उत्तक। चलो ये भी किससे बना होता है,
ये भी मीजोडर्म से बना होता है, मीजोडर्म से बना। और पेशी मतलब क्या, मांसपेशी, मसल्स, यानी मांसपेशी। ये तुम्हारा मीजोडर्म, ये उदाहरण तक जैसे पेशी उत्तक हो गया। ये किससे बनाता है तुम्हारा, 10 मिनट, 10 मिनट। पेशी उत्तक किससे बना होता है, किस जनन जन्म स्तर से, मीजोडर्म से। अब ये तुम्हारा हो गया। और देखो, अगर कोशिका में जो द्रव पाए उसको क्या बोलते हो, कोशिका द्रव। केंद्रक में जो द्रव पाए उसको क्या बोलते हैं। और पेशी में जो द्रव, पेशी उत्तक में जो द्रव पाए उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। पेशी उत्तक में जो क्या पाया था, द्रव, इसे लिखे समझ जाओगे। यानी पेशी उत्तक में जो द्रव पाया था उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म में क्या केंद्रक पाया जाता है या नहीं, पाया जाता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और चलो अब पेशी उत्तक का उदाहरण लेते हैं, कौन कौन सा है। पेशी उत्तक का सिंपल सा, मांसपेशी जो किसका, पेशी उत्तक का ही उदाहरण है। और ये कार्य किसमें करते हैं, यानी पेशी, अगर हमारे शरीर में मसल, मांस नहीं रहते क्या हम एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हैं, नहीं। अगर इससे तो सिंपल बात, अगर मांस नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में पानी की भी मात्रा नहीं होगा, अर्थात न कोशिका द्रव होगा, न जीव द्रव होगा, फिर हम चल सकते हैं क्या। यानी हमारे, हमको जो चलने है, सीधा बोलो गमन एवं संचलन, या चलने, गति करने, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कौन सा उत्तक सहायक करता है। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, गति एवं संचालन में सहायक, गति एवं संचालन में सहायक कौन करता है। हाँ वो भी हुआ, गति एवं संचालन, संकुचन भी करेगा। यानी तुम यानी हाथ को मोड़ पा रहे हो, वो भी किसके कारण, इसका भी योगदान है ना। इसलिए यानी गति एवं संचलन, संकुचन एवं ये शिथिलन, ये सब किसमें आ जाएगा, पेशी उत्तक में। और यानी हमारे जो शरीर में, यानी मानव एक वयस्क के शरीर में कितने मांसपेशी होते हैं, 639। मांसपेशी की संख्या कितना होता है, 639। किससे बना होगा, मीजोडर्म से। रुक जाओ नहीं बोलना, जब ये बता रहे तो भी बताएंगे। मीजोडर्म से बना होता है, लेकिन 639 में पूरे का पूरे मीजोडर्म से नहीं बनाते हैं। इसमें 2 मांसपेशी क्या है, अपवाद। एक हो गया आंख में जो पाया था, परितारिका, परितारिका। एक क्या है, पक्षमाभी पेशी, जिसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी, पक्षमाभी पेशी। चलो ये देखो, समझो पहले। परितारिका का दूसरा नाम क्या है, आइरिस। और पक्षमाभी का दूसरा नाम सिलियरी मांसपेशी। ये 639 में दो, यानी 637 किससे बना होता है, मीजोडर्म से। और ये 2 किससे बना होता है, एक्टोडर्म से ना। और जा रहे हैं, छुट्टी हुआ, जाओ घर। तो 2 किससे बना होता है, छुट्टी हुआ, घर जाओ। सब की दिमाग खराब करेगी भी। परितारिका और ऐसी, ये दोनों किससे बना होता है, एंडोडर्म के एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से ना। ये बोलो जल्दी, एंडोडर्म से। यानी दूध ना है तुमको, एक्टोडर्म से बना होता है। बोल नहीं सकता है जब पूछ रहे हैं तो, नहीं जन। यानी इसमें 639 में 637 मीजोडर्म, जो 2 बचा वो किससे बना होता है, एक्टोडर्म। चलो मिस्टेक होते जरूरी है कि पूरे का पूरे हमेशा याद नहीं रहता है। अब मिस्टेक हो गया वो दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट। चलो इतना आगे न समझ में। अब आगे बचा क्या, तंत्रिका उत्तक, इसका कार्य भी बताइए दिए ना। अब चौथा क्या है, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। अब जो तंत्रिका उत्तक में है, अब सबसे पहले इसमें यह किससे बना हुआ है, एंडोडर्म से। तंत्रिका उत्तक किस जनन जन्म स्तर से बनेगा, एंडोडर्म।
एंडोडर्म से। लेकिन और इसका कार्य क्या होगा तंत्रिका उत्तक का? मतलब हमारे शरीर में एक दूसरे जगह संदेश देता है, किसके द्वारा? तंत्रिका उत्तक के द्वारा। यानी तंत्रिका उत्तक क्या करेगा? आवेगों का संचलन, यानी एक जगह से दूसरे जगह आवेगों का, आवेग मतलब समझ रहा है ना, जो भी संदेश है उसको एक जगह दूसरे जगह कौन भेजता है? तंत्रिका उत्तक। आवेगों का संचलन लिख सकते हो, संचलन। अब देखो ये बना होता है किससे? तंत्रिका उत्तक, एंडोडर्म। लेकिन इसमें भी होता है एक अपवाद, इसमें भी क्या होता है? अपवाद। यानी तंत्रिका उत्तक में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में तुम्हारा एक होता है माइक्रोगिलियल कोशिका। कौन सा कोशिका? माइक्रोगिलियल कोशिका। वो बना होता है मीजोडर्म से। वो किससे बना होता है? मीजोडर्म। यहाँ अब तुम्हारा क्या हो रहा है? उत्तक, मतलब उत्तक के चारों प्रकार के बारे में बता दिए ना। अब अगले क्लास में हमको जानना क्या? उपकला उत्तक पाएंगे, उपकला उत्तक को बताएंगे, उसके जितने प्रकार होते हैं सबका बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। फिर संयोजित सकते थे तकनीक विस्तार से अब आगे पढ़ेंगे यहाँ तक।